छठ पर्व बिहार और उत्तर प्रदेश में दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं 36 घंटे का व्रत रखती हैं। इसी कारण इसे सबसे कठिन व्रतों की श्रेणी में रखा गया है। दीपावली के 6वें दिन स्त्रियां डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। अगले दिन प्रातः उगते सूर्य को अर्घ्य देने और प्रसाद चढ़ाने के साथ ही ये व्रत समाप्त होता है। ऐसे ही एक छठ की शाम विशाल घाट पर बड़ी खुशी से जा रहा था। पीछे छठ का डाला लेकर उसके पापा और मम्मी चल रहे थे। उसके हाथ में पटाखों से भरी थैली थी। छठ पूजा शुरू हो गई, लेकिन विशाल अपने दोस्त अंकित को ढूंढ रहा था। सारे बच्चे पटाखे फोड़ते पर विशाल शांत ही खड़ा था। वो बेसब्री से अंकित का इंतजार कर रहा था। उसके साथ ही मिलकर वो हर साल पटाखे फोड़ता। जब अंधेरा हुआ तो सब लोग घर जाने लगे। विशाल भी दुखी मन से अपने माँ पापा के पीछे चलने लगा। रास्ते में ही वो अंकित के घर की तरफ मुड़ गया। अंकित 2 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। हो सकता है छठ पर्व की तैयारियों में हाथ बटाने के लिए वो स्कूल से अब्सेंट रह रहा था। यही सब सोचते हुए विशाल अंकित के घर की तरफ बढ़े जा रहा था। जब वो अंकित के घर पहुंचा तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। घर के अंदर एक लाइट तक नहीं जल रही थी। विशाल यहाँ बहुत दिनों बाद आया था। उसे घर से बाहर कम ही निकलने दिया जाता था। उसकी अंकित से मुलाकात ज्यादातर स्कूल में ही होती थी। विशाल ने अंकित को आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसने दोबारा आवाज लगाई। तभी दरवाजे की तरफ किसी के बढ़ने की आवाज आई। दरवाजा धीरे से खुला और अंकित बाहर आया। उसे देख विशाल ने गुस्से से पूछा, तुम घाट पर क्यों नहीं आए? ये देखो, तुम्हारी राह देखते देखते मैंने एक पटाखा भी नहीं फोड़ा और तुम्हारे माँ पापा भी नहीं दिखे घाट पर। अंकित ने कोई जवाब नहीं दिया। विशाल ने पूछा, क्या हुआ? 2 दिनों से स्कूल भी नहीं आए तुम? सब ठीक तो है ना? अंकित अब भी शांत ही खड़ा रहा और उसे ठंडी आंखों से देखता रहा। विशाल ने थोड़ा गुस्सा होते हुए पूछा, बोलो भी अंकित, कल सुबह तो आओगे ना घाट पर? अंकित ने उलझे स्वर में बोला, अब मैं यहाँ नहीं रहता। ये बोलकर वो चलने लगा। विशाल भी उसके पीछे भागा। उसने बोला, यहाँ नहीं रहते? तब कहाँ रहते हो? घर शिफ्ट किया है क्या? हाँ, अब समझ आया, इसीलिए तुम 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहे थे। अंकित कोई जवाब दिए बिना बस चले जा रहा था। उसके साथ साथ चलने के लिए विशाल को बीच बीच में दौड़ना पड़ रहा था। विशाल ने कहा, अरे उधर कहाँ जा रहे हो अंकित? उधर तो कोई घर नहीं है। मानो अंकित को उसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। विशाल उसके पीछे चलता रहा। तभी अचानक विशाल को बहुत तेज ठंडक का एहसास हुआ। एक पल के लिए तो वो कांपने लगा। अंकित ने तभी अचानक चलना बंद कर दिया। सामने 2-3 लाशें जल रही थी। यह तो शमशान था। अंकित ने एकदम शांत स्वर में कहा, यहीं रहता हूं मैं। उसके मुंह से ये सुन विशाल हैरान था। उसने चारों तरफ देखा तो यहाँ का माहौल बहुत ही भयानक था। रात भी ज्यादा हो चली थी, जो इस मंजर को और भयावह बना रही थी। तभी उसने वहां एक काली परछाई देखी। वो परछाई उसी की तरफ बढ़ रही थी। जब वो परछाई पास आई तो उसे देख विशाल की रूह कांप गई। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। वह कुछ समझ पाता तभी वहां बहुत सी अन्य परछाइयां मंडराती हुई दिखी। विशाल की डर के मारे बोलती बंद हो गई। विशाल धीरे धीरे अंकित की तरफ बढ़ा और उससे बोला, अंकित, मुझे ऐसे डराओगे तो तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। अंकित ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने गुस्सा होकर कहा, बस अब बहुत हुआ, मुझे घर जाना है इसी वक्त। अंकित अब भी शांत खड़ा रहा। विशाल ने उसका कंधा पकड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ अंकित के शरीर के आर पार हो गया। ये देख वो अत्यंत हैरान हो गया। देखते ही देखते अंकित हवा में घुल गया। विशाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सामने अब वो इतने सारे भूतों के बीच इतनी रात को अकेला खड़ा था। वो डर के मारे कांप रहा था। उसके दांत किटकिटाने लगे थे। अपनी मौत को करीब देख उसने आंखें बंद की और जितना हो सकता था उतनी तेजी से भागने लगा।
नीचे जहां देखो वहां जली हुई लाशों की हड्डियां और राख बिखरे हुए थे। सारी आत्माएं कान फाड़ देने वाली आवाज में शोर करते हुए उसका पीछा करने लगी। अगर विशाल अपने कानों पर हाथ न रखता तो उसके कान के पर्दे आज जरूर फट जाते। उसका बचना आज मुश्किल था। तभी उसको ठोकर लगी और वो वहीं गिर गया। उसने देखा कि वो मानव कंकाल के ऊपर गिरा पड़ा था। उसके कपड़े चिता की राख से सन गए थे। अब वो काली परछाई उसके ठीक सामने खड़ी थी। उस आत्मा ने विशाल का गला पकड़ा और उसे ऊपर उठा लिया। अन्य आत्माओं ने भी उसको जकड़ लिया। वो अब हवा में कई फीट ऊपर था। उसका दम घुट रहा था। उसकी आंखें बाहर आने लगी थीं। तभी उसे दूर घाट पर कुछ दिए जलते दिखे। ये छठ माता की बेदियां थी। घाट एकदम सुनसान थे। वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। वो आशा भरी नजरों से उस तरफ देखने लगा। तभी हवा का एक झोंका उस तरफ से आया। आत्माओं ने विशाल का शरीर छोड़ दिया। वो धपाक से जमीन पर जा गिरा। उसने जी भर के लंबी सांस ली। अब जाकर उसके शरीर में जान आई थी। वो कैसे भी हिम्मत बांधकर खड़ा हुआ और भागने लगा। अतृप्त आत्माएं फिर से उसके पीछे लगनी। काफी दूर भागने के बाद अब विशाल एकदम थक गया था। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। अचानक उसका पैर मुड़ा और वो लुढ़कते हुए नदी के किनारे जा गिरा। उसे पता था अब उसकी मौत नजदीक है। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो यह छठ माता की बेदी थी। वहां एक दीपक जल रहा था। उसके चेहरे पर खुशी की लकीरें उभरी और वो वहीं बेहोश हो गया। उठो उठो बेटा, आंखें खोलो। ये आवाज विशाल के कानों में पड़ रही थी। विशाल ने अपनी आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। अब लोग उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए घाट पर आने लगे थे। उन्होंने उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां उसके मम्मी पापा आए। जब उसने रात की सारी घटना बताई तो उसके पापा ने बताया कि हम लोग रात में तुम्हें खोजते हुए अंकित के घर पे गए थे। जब हम वहां पहुंचे तो अंकित के परिवारजन काफी शोक में थे। वहां से पता चला कि 2 दिन पहले अंकित की तबीयत अचानक खराब हुई और अगले दिन उसकी मौत हो गई। इसीलिए वो स्कूल नहीं आ रहा था। और हैरानी की बात यह है कि उसकी लाश को उसी शमशान में जलाया गया था जहां तुम्हें अंकित की आत्मा अपने साथ लेकर गई थी। अंकित की मौत की खबर सुनकर विशाल को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे दुखी देख उसकी मम्मी ने उसे छठ का प्रसिद्ध प्रसाद ठेकुआ खाने को दिया। प्रसाद खाकर विशाल को अपने दोस्त को खो देने का दुख थोड़ा कम हुआ।